What? Will it survive regardless of the outcome? सर जय हिंद, मेजर जनरल कोचिंग सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। सर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं और नेटो समिट, माफ करिए, क्वेड की समिट हो चुकी है। चारों ही देशों के अध्यक्ष जो थे वो मिले और लंबी बातचीत हुई। मैं उसी को लेकर आपके साथ आज बातचीत करना चाहता था कि क्वेड का फ्यूचर क्या है। उस वक्त जिस वक्त क्वेड की एंट्री हो चुकी है, ऑकस बहुत अच्छे से काम कर रहा है और क्वेड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम चीज कि अमेरिका हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, वो भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि भारत एक एग्रेसिव रुख जो है वो चाइना के खिलाफ अख्तियार करे। लेकिन जिस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट देखी कि क्वेड किसी के खिलाफ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने एक मैसेज दे दिया चीन को कि हम आपके खिलाफ नहीं है। तो उसके बाद अब क्वेड का आगे क्या फ्यूचर है, कई सवाल है मेरे पास सर, जिनको मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन ओपनिंग रिमार्क में आपसे यही कहूंगा कि क्वेड का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि जो बाइडन से भी ये पूछा गया कि सर क्वेड का फ्यूचर क्या है आगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मीटिंग होगी और ब्राइट फ्यूचर है। तो कैसे आप देखते हैं सर? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये काफी देर से हमारे जहन में है कि भारत एक क्वाड का हिस्सा है और क्योंकि भारत कोई इतना एक्टिव रोल इंडो पैसिफिक में प्ले नहीं करता है, तो भारत को इस क्वाड का हिस्सा क्यों बनाया गया। और दूसरा ये है कि जब क्वाड का गठन हुआ था 10-12 साल पहले, वो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन था। मींस उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा दम नहीं था और वो एक डॉर्मेंट, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में था। और जो इसका रिवाइवल जो हुआ है राजेश जी, ये हुआ है तकरीबन 4-5 साल पहले। ओके। और खास वजह, दो हम बोलते हैं कि ये एंटी चाइना नहीं है, हम बोलते हैं कि ये चाइना के को एक विरुद्ध या एक फोर्स जो एक ऑपोजिशन चाइना को दे सके इंडो पैसिफिक में, जी ये चार्टर में नहीं लिखा हुआ है क्वाड के। और इसलिए आप देखेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कोई स्टेटमेंट देते हैं या क्वाड की भी कोई स्टेटमेंट आती है, तो उसमें ज्यादा चाइना का जिक्र नहीं आता। बट वो सारा जिक्र आता है जो चाइना को डिस्क्राइब कर। जी, क्योंकि क्वाड के जितने भी प्रिंसिपल्स हम देखते हैं, वो उसका फाउंडेशन यही है कि कोई भी देश जबरदस्ती दूसरे देश के मैरिटाइम बाउंड्री में ना जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सबको मिले, ट्रेड एक्टिविटी किसी की इफेक्ट ना हो, और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं और ये जो सी है, ओशन है, ये सबके लिए है और सबको मिलजुल के इसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि एक देश इसके ऊपर हावी करे। तो जब ऐसे मैंडेट आप क्वाड में देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किसके अगेंस्ट ये अलायंस। तो हमको अपने माइंड में, और हमारे जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो उनको कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि ये एक एंटी चाइना अलायंस। ओके। चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड में क्या बदलाव आया है, और पोस्ट 1991 के बाद जी लिबरलाइजेशन, जो आपकी जो इकोनॉमी की तरफ देश गए हैं, सारे देश गए हैं, चाइना भी गया है। क्योंकि चाइना का अगर आप एक इकोनॉमिक जायंट चाइना 2024 में है, तो इसकी शुरुआत भी 1991 के बाद ही हुई। ठीक। तो अब हम सब ये चीजों को जब एक बार स्टडी करते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूं यहाँ पे, इसको SLOC बोलते हैं। ये जो
क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई भी देश जो भी ग्लोबल पावर बनना चाहता है वो इस क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना चाहता ओके। है। और आज भारत को मैं एक सुपर पावर नहीं बोलूंगा, भारत को मैं मिडिल पावर का नाम दूंगा। भारत आज एक मिडिल पावर है जो ओके। एक बहुत ही क्रिटिकल रोल इंडियन ओशन रीजन में प्ले करता है। और अगर आप नक्शा अपने सामने खोल लेंगे इंडो पैसिफिक का, तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन जी। तकरीबन बिल्कुल एक साथ ही मिलते जुलते हैं और एक बिल्कुल। साथ को ज्वाइन करते हैं। तो जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा, जो इंडियन ओशन के ऊपर कब्जा करेगा, क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पे कब्जा करेगा, वो इंडो पैसिफिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए भारत क्वाड का हिस्सा है। जी अब प्रॉब्लम आ जाती है कि क्वाड क्या ये मिलिट्री अलायंस है? ये क्या अलायंस? जी क्या ये इकोनॉमिक अलायंस है? क्या ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के साथ डील करेगा? क्या ये सप्लाई चेन इश्यूज के साथ डील करेगा, हेल्थ इश्यूज के साथ डील करेगा? अभी क्वाड में कैंसर भी आ रहा है। जी जी आपने जो आपने रिपोर्ट आप इस इसको यूरेशिया टाइम्स की आपके पास जो रिपोर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्वाड कैंसर मून शॉट करके बोलते हैं इसको। एक कलेक्टिव एफर्ट है ये, पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज को ओके। मिला के, और इंडो पैसिफिक में, और इसका फोकस होगा सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। ठीक है तो सर। आप देख रहे हैं कि किस टाइप के इश्यूज क्वाड में आ रहे हैं। क्वाड में मिलिट्री का इशू नहीं आ रहा है, बट ये एक स्मोक स्क्रीन है। हम फौज में जिसको बोलते हैं ना स्मोक स्क्रीन। जी 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 जी। स्मोक स्क्रीन है कि धुआं दिखा दो दुश्मन को, और मूवमेंट करा दो। आपको पता ना चले कि आप कहां पर है। बिल्कुल सर वो बिल्कुल। एक स्मोक स्क्रीन। इसको क्यों मैं इसको स्मोक स्क्रीन बोलता हूं? क्योंकि क्वाड के आने के बाद जी जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुई है क्वाड के देशों के बीच में, जी। उसमें ज्यादातर मिलिट्री एग्रीमेंट्स और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुए। ओके। आप भारत का एग्जांपल ले लीजिए। आप भारत और चाइना के जापान के बीच में देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ क्वाड के बाद, जी क्वाड के गठन के बाद। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी मजबूत हुई है, और पार्टनरशिप उनकी मजबूत हुई है। और इसलिए हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सरसाइजेस होते हैं, धर्मा गार्डियन का आपने नाम सुना, जी। आपने मालाबार मालाबार एक्सरसाइज है बिल्कुल। एक्सरसाइज का नाम सुना, जाइमेक्स का आपने नाम सुना, पैसिक्स का आपने नाम सुना। ये सारी एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक में होती है। जी और अगर इंडो पैसिफिक में नहीं होती है तो इंडियन ओशन में होती है। और क्यों होती है ये? इनमें क्वाड का नाम नहीं आता है, इनमें बेसिकली देशों का नाम आता है जो आपस में बायलैटरल रिलेशनशिप अपना बिल्कुल। करते हैं। बट अल्टीमेटली जब समय आएगा राजेश जी, जब समय आएगा, जी जब आप मिलके एक्सरसाइजेस कर रहे हो, मिलके तैयारी कर रहे हो, समय आएगा कि टाइम नहीं लगेगा क्वाड को भी एक मिलिट्री अलायंस में बदलने के लिए। ओके। डन सर। समझ गए? आज मिलिट्री अलायंस नहीं है और ना ही कोई इसकी बात करता है। जी बट आप लोग आपस में तो मिलिट्री का एक जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और आपस वो तो में कर। आप यू एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ड्रिल्स कर रहे हैं, आप एक दूसरे के बारे में, फौजों के बारे में आप अपनी ड्रिल्स जान रहे हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसीज जान रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी स्पेक्ट्रम के बीच में बात हो रही है। तो जब आप ये चीज देखते हैं, और एक आपको इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक देता हूं, 2016 और 2000 के बीच में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विजिट्स, जी। बायलैटरल विजिट्स यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया में करी ठीक सर। है, जो कभी नहीं हुई।
तो जो मेरी सोच और जो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग की तरफ लेके जा रहा हूं, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेशक ये एक नॉन मिलिट्री अलायंस है, बट देशों के बीच में ताल्लुकात और मजबूत हुए हैं। ओके। मिलिट्री अलायंसेस और एक दूसरे के साथ मजबूत हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट फैसेट, बायलैटरल 2+2 डायलॉग। 2+2 जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है सर। 2+2 डायलॉग यूएसए के साथ है, जापान के साथ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और ये 2+2 डायलॉग में क्या होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है और जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है। इसका मतलब क्या है, फॉरेन एंड डिफेंस डिफेंस। दोनों के ऊपर बातचीत हो रही है। तो ये एक काफी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं इस आर्गुमेंट को कंक्लूड करना इस पे चाहूंगा कि क्वाड मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी उनके डिस्कशंस होते हैं, काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन होता है, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्कशन होता है, साइबर और डिजिटल पे डिस्कशन होता है और रिलायबल सप्लाई चेन के ऊपर होता है। तो अगर मैं ये जो आपको 5-6 चीजें मैंने बताई हैं, जी। ये एक डुअल यूज के में इसको हम डुअल यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं तो इकोनॉमिक जी। इसमें इश्यूज भी कवर होते हैं और इसमें मिलिट्री इश्यूज भी कवर होते हैं। ठीक है सर। जब मैं साइबर और डिजिटल में चला जाता हूं तो मैं मिलिट्री को भी साथ लेके चलता हूं। जी। तो इसीलिए मेरा जो लॉजिक है आपको ये बताने का कि हम बेशक समझे कि वो इकोनॉमिक अलायंस है, पर आने वाले वक्त में ये कोई मिलिट्री टाइम अलायंस नहीं हो लगेगा। सकता है। हाँ, एग्री करता हूं मैं, लेकिन फिर स्क्वाड क्या क्या रोल रह जाता है, क्योंकि स्क्वाड का निर्माण भी तो फिर किया गया सर, जहां पे इंडिया को छोड़कर साउथ कोरिया को शामिल किया गया। ऑकस ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्टिव है, स्क्वाड भी काफी ज्यादा एक्टिव है, और मैं तो कहूंगा कि स्क्वाड और ऑकस एक ऐसे ग्रुप है जिसके पास टीथ भी हैं। क्वाड को तो अभी टीथ लगाना पड़ेंगे अगर टेंशन बढ़ती है, लेकिन वो टीथ लेके घूम रहे हैं। तो हम स्क्वाड को क्वाड से कितना अलग देख सकते हैं? इसको इसलिए अलग देखते हैं क्योंकि दो देश जब एक या 5 देश जब एक अलायंस में आ जाते हैं और जी। हम उसको स्क्वाड का नाम देते हैं, तो स्क्वाड का चार्टर क्या है, क्वाड का चार्टर देखिए और स्क्वाड का चार्टर देखिए, दोनों के चार्टर अलग। ठीक है। दूसरा, जब अमेरिका फिलीपाइंस में आके अपने बेसिस लगा रहा है और अपनी फौजों को वहां पे रख रहा है, जापान में अपनी फौजों को वहां पे रख रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी डिफेंस ऑपरेशन हो रही है, फौजों की ट्रेनिंग हो रही है वहां पे, जी। तो उस चीज को लेजिटिमेसी देने के लिए, ओके। एक लेजिटिमेसी आपने देने के लिए कि हमारा तो अलायंस है जी। और तभी हम फिलीपाइंस में आए हुए हैं, तो दुश्मन को एक मैसेज देने के लिए ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है राजेश जी। इट इज अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ द परसेप्शन वॉरफेयर। ठीक और सर। जब हम परसेप्शन की बात करते हैं और जब हम इसको मैसेजिंग चाइना को देते हैं कि आप फिलीपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप आ जाते हैं, जी। आप फिलीपाइंस के ट्रॉलर्स को आप जो वाटर कैनन उस पर मारते हैं और उसको अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपना ऑपरेट कर सके, तो अमेरिका ने फिलीपाइंस को बोला कि हम एक स्क्वाड बनाते हैं और हम जी। आपको अपना हिस्सा बनाते हैं और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ओके। डन। तो इट इज अ मींस these military alliances जो, because Squad is a military alliance, जी। तो जब आप एक नेटो की तरह एक आप जो इसको आप एक जूनियर नेटो बुला लीजिए या इसको मिनी नेटो एशियन बुला नेटो कह लीजिए या सकते हैं। इसको कुछ भी बुला लीजिए, आप इसको जी। नाम दे जी। दीजिए। बेसिकली आपने इकट्ठे अपनी पावर को इकट्ठे किया और आपने दुश्मन को मैसेज दिया
कि अगर आप अगली बार हरकत करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूद हैं। बस मैं 2 पॉइंट आपसे और समझना चाहूँगा। मैं अमेरिका में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसको लेकर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक अलग एंगल आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उसको भी थोड़ा-सा आप क्लियर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के दौरे पे जाना था, लेकिन उससे पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम एलेक्सी जो हैं, वो इस्लामाबाद में थे, जनरल मुनीर के साथ मिल रहे थे और उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हो रही थी। ब्रिक्स को लेकर चर्चा हुई, रूस और पाकिस्तान के मिलिट्री रिलेशंस को लेकर भी चर्चा हुई। तो ये क्या मैसेजिंग हो रही है सर? एक तरफ आप क्या जो ऐसा तो नहीं है कि आप जितना अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, रूस आपको एक मैसेज दे रहा है कि हम उतना ही पाकिस्तान और चीन की तरफ जाएंगे, या चीन कोई खेल खेल रहा है कि आप जितना अमेरिका की तरफ जाएंगे, चीन धीरे धीरे रूस को पाकिस्तान की तरफ धकेल देगा सर? रंजीत जी, आपने सुना होगा हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते जी, हैं, भारत के लिए बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं कि हम रशिया के साथ भी रखेंगे और हम अमेरिका के साथ भी रखेंगे। जी, बोलते हैं ना कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करते हैं। जी, तो मैं अपने इंडियन के जो थिंक टैंक्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जी, जो फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, अभी मैं आपके चैनल के थ्रू उनको एक सवाल करना चाहता हूं कि रशिया भी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर रहा ओके, है। रशिया भी तो आपको जी, सेम कॉइन में जवाब दे रहा है कि आपने बोला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मैं भी बोलता हूं, मैं भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करता हूं। बिल्कुल सर, एग्री, मैं दम पाकिस्तान है। के साथ भी रखूंगा, मैं चाइना के साथ भी रखूंगा, और मैं इंडिया के साथ भी रखूंगा। अब तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए, जब आप रशिया के दुश्मन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जी, तो रशिया आपके दुश्मन के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकता? यू गिव मी द आंसर फॉर दैट। बिल्कुल सर, ये इट्स वाक़ई अ में लॉजिक। वाक़ई में लॉजिक है सर। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आज आपने दिया है। बस एक आखिरी पॉइंट मुझे जो समझना है आपसे, वो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और देश का मीडिया एक बार फिर से 404 इंजन की चर्चा कर रहा है और फिर से MQ-9 रीपर ड्रोन की चर्चा शुरू हो चुकी है। ये बीरबल की उस खिचड़ी की तरह हो चुकी है सर, जो पिछले 3 साल से पक नहीं पा रही है। क्या उम्मीद करें इस बार पक जाएगी? और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से अमेरिका इतना क्यों बच रहा है? क्या अमेरिका को लगता है कि अगर भारत की वो मदद करेगा तो आने वाले वक्त में भारत चीन की तरह उसके सामने एक प्रतिद्वंदी की तरह खड़ा हो जाएगा? क्या ये डर पेंटागन के अंदर हम ये देख सकते हैं सर? राजेश जी, इस चीज के दो पहलू हैं। अगर हम जी, इसको डीपली जाए तो पहला इसका पहलू ये है कि अ, रशिया के साथ हम अपनी दूरियां नहीं कर रहे हैं, जी, और अमेरिका का जो एनएसए था, जेक सलिवन, उसने स्टेटमेंट भी दिया था कुछ महीने पहले कि आप आप हमारे साथ, आप जो रशिया के साथ इक्विपमेंट में डील करें, आप हमारे साथ उसको डील करिए, और हम जी, आपको पूरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा करें। बिल्कुल सर। सो बेसिकली एक इंडिया को बेसिकली अपनी जगह दिखाने के लिए कि भाई, अगर आप हमारी लाइन ऑफ थॉट पे नहीं काम करते हैं तो हमारे पास भी तरीके हैं आपको लाइन पे लाने के लिए, पहली लाइन चीज। जी, दूसरा, आप यूएस हिस्ट्री में चले गए, यूएस इज नोबडीज फ्रेंड, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड इन फॉरेन पॉलिसी, इफ यू रिमेंबर दिस, यू विल बी अ वाइजर मैन, बिकॉज यूएस ने जो, यू सी, एक टाइम पे चाइना के साथ कितने अच्छे रिलेशन थे यूएस के। जी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ट्रेड अभी भी इतना हैवी ट्रेड चाइना के साथ है, और चाइना के जितने भी लोग थे वो यूएस में स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में काम करते थे, स्पेस रिसर्च में काम करते थे, ऐसी ऐसी जगह जी, काम करते थे। तो इसीलिए तो वो टेक्नोलॉजी को चुराया है चाइना ने। जी, 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 चाइना ने जो अपना स्टेल्थ फाइटर बनाया है J-17, वो F-35 से तो सारी उसकी टेक्नोलॉजी लेके बनाया है। बिल्कुल सर। तो जब हम इस चीज को देखते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है आपको
इसको बताने में और इसको एनालाइज करने में कि यूनाइटेड स्टेट्स विल नेवर वांट अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। ओके और अगर यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेंशन साफ होती जी तो अभी तक ये जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी जी है आपका 414 फोर और जो आप इसकी बात करते हैं इसको रीपर ड्रोन्स की, जी और आप बाकी भी जो भी हम टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये उसमें गो स्लो क्यों हो गया? बिल्कुल सर बिल्कुल इट वाज एक टाइम तो इट वाज फास्ट ट्रैक, पर अभी उसमें गो स्लो हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो भारत को हमेशा ऐसी पोजीशन में रखना चाहेगा कि भारत को अमेरिका के पास आना ही पड़ेगा जी 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 जब भारत एक चुनौती का सामना कर रहा, ठीक सर चाइना की चुनौती, बांग्लादेश की चुनौती। बांग्लादेश में क्या हुआ आज? यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, बिल्कुल सर नो डाउट ठीक है। और जब यूएस की इन्वॉल्वमेंट है और बांग्लादेश को वो अनस्टेबल कर रहा है, तो वो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर बांग्लादेश और भारत के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो हमारी फौजें वहां पे और कमिट हो जाएंगी। बिल्कुल तो आपको ये समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, हर एक फोरम में दोहराता हूँ कि जो ये स्कीम्स आप लेके आते हो, जैसे अग्निवीर हो गया, ऐसी चीजें हो गई, और जब आप फौज की कटौती करते हो, फॉर गॉड सेक इसके साथ टिंकरिंग मत कीजिए। ओके जो आज हमारी थ्रेट परसेप्शन है, हमको अपनी फौजों को बढ़ाना है, ना कि अपनी फौजों को घटाना है। एग्री तो सर तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितना जल्दी हम इस चीज को समझेंगे वो हमारे देश के लिए अच्छा है। अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आज लंबा वक्त मैंने आपसे लिया, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जिस पे आपने बहुत अच्छे से तस्वीर को सर साफ किया है। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। राजेश जी, थैंक यू।